हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स की, जो कि रहेंगे दिनांक 16 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी के बीच। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले वीक की इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर। हिलाल पाकिस्तान अवार्ड जो कि बिल गेट्स को मिला गया है, जो कि पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। दादा साहब फाल्के अवार्ड की घोषणा कर दी गई है, जिसमें पुष्पा द राइज को मिला है फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड। वरिष्ठ पत्रकार रवि तिवारी का 40 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया है। पूर्व भारतीय फुटबॉलर सुरजीत सेन गुप्ता का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वर्ल्ड पेंगोलिन डे 3rd सैटरडे ऑफ फरवरी को मनाया जाता है। नेपाल बना है भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश। डाबर इंडिया बनी है प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी। दिल्ली बना है सख्त लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य। तुर्की के राष्ट्रपति ने देश का नाम बदलकर तुर्की किया है। जी अशोक कुमार राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के पहले समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। विनीत जोशी बने हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष। कला रामचंद्रन बनी गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर। मशहूर गायक बप्पी लाहिड़ी का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। चलिए अब देख लेते हैं पिछली वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को। आप लोग प्रत्येक वीडियो के अंत में जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अक्षय कुमार को उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के नए निदेशक के रूप में दिनेश प्रसाद सकलानी को नियुक्त किया गया है, जो कि इतिहास विषय से संबंधित हैं। चलिए शुरू करते हैं खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में 550 टन क्षमता के गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया है। नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के इंदौर में 550 टन क्षमता वाले गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया। यह एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है। इसे 150 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है कि यह एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है। गोवर्धन प्लांट वेस्ट टू वेल्थ इनोवेशन की अवधारणा पर आधारित है। गीला शहरी घरेलू कचरा और मवेशियों और खेत से निकलने वाला कचरा गोवर्धन है। देश भर में दशकों से लाखों टन कचरे ने हजारों एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया है, जिससे वायु और जल प्रदूषण हो रहा है, जो बीमारियों के फैलने का प्रमुख कारण भी है। प्लांट जीरो लैंडफिल मॉडल पर आधारित है, जिसका मतलब है कि कोई रिजेक्ट नहीं होगा। भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र के वैश्विक स्रोत के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार की योजना है हील बाय इंडिया। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है हील बाय इंडिया। हील बाय इंडिया को बढ़ावा दे रही है शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में 2 दिनों के लिए एक चिंतन शिविर हील बाय इंडिया का आयोजन किया है। हील बाय इंडिया पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए विदेशों में रोजगार के अवसर पैदा करना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों का मंथन करने के लिए शिक्षा को बढ़ाना है, जिससे उन्हें दुनिया में कहीं भी काम करने के योग्य बनाने में मदद मिलती है। संपत्तियों पर काम कर रही है भारत सरकार, जैसे योग्य संकाय, कोई भाषा बाधा नहीं, उन्नत प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, सकारात्मक सरकारी नीतियां आदि, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी भारत के बाहर उच्च मांग है। इसमें डाइटिशियन, नर्स, लैब टेक्नीशियन, पैरामेडिक्स, ओटी, ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट, फिजियोथेरेपिस्ट, टेक्नीशियन, वृद्ध रोगियों की देखभाल के लिए मेडिकल अटेंडेंट आदि जैसे लगभग 50 से 60 स्ट्रीम शामिल हैं। उन्हें स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। भारत सरकार विश्व बैंक ने रिवार्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए $115 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार, कर्नाटक और ओडिशा की राज्य सरकारें तथा विश्व बैंक ने $115 मिलियन के रेजुवेनेटिंग वाटर शेड फॉर एग्रीकल्चरल रेसिलिंग थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय और राज्य संस्थानों को जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों की लचीलापन बढ़ाने, उच्च उत्पादकता और बेहतर आय को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए बेहतर वाटरशेड प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने में मदद करेगा। ऋण की शर्तें क्या हैं? ऋण की शर्तें हैं कि ऋण विश्व बैंक के पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्रदान किया जाएगा
और इसकी परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है, जिसमें 4.5 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है। $115 मिलियन की ऋण राशि का विभाजन निम्न प्रकार से किया गया है। $60 मिलियन कर्नाटक सरकार को मिलना है, $49 मिलियन उड़ीसा सरकार को मिलना है और $6 मिलियन केंद्र सरकार को मिलना है। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यानी यूएसए में। विश्व बैंक का गठन किया गया था जुलाई 1944 में और विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। फ्रांस ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने घोषणा की है कि फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी 9 साल से अधिक समय तक जिहादी विद्रोह से लड़ने के बाद माली से सैन्य वापसी शुरू करेंगे। फ्रांस ने पहली बार 2013 में समाजवादी राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलांदे के नेतृत्व में माली में जिहादियों के खिलाफ सैनिकों को तैनात किया था। यह फैसला देश में सत्ताधारी जुटा सरकार के फ्रांस के संबंधों के टूटने के कारण लिया गया है। इस सैन्य अभियान का केंद्र माली से नाइजर स्थानांतरित किया जाएगा। ध्यान रखने योग्य है, हाल के वर्षों में जिहादियों ने पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश से राजनीतिक उथल-पुथल, गरीबी और स्थानीय अधिकारियों की कमजोरी का फायदा उठाते हुए इलाकों पर कब्जा कर लिया है। माली में फ्रांसीसी रणनीति के आलोचकों ने लंबे समय से पेरिस में नीति निर्माताओं पर राजनीति की कीमत पर सैन्य बल पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाया है। वापसी माली में 2400 फ्रांसीसी सैनिकों और कई सौ की एक छोटी यूरोपीय सेना पर लागू होती है, जिसे 2020 में फ्रांसीसी सेना पर बोझ को कम करने के लिए बनाया गया था। माली की राजधानी है बमाको, उसकी मुद्रा है CFA फ्रैंक। नाइजर राजधानी है नियामी और मुद्रा है पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है 20 फरवरी को। उत्तरी राज्य हैं मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश सन 1987 से 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो कि देश का चरम उत्तरी भाग है, जिसे उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है के रूप में भी जाना जाता है। हिमालय के किनारे पर स्थित राज्य को भोर और प्रज्वलित पहाड़ों की भूमि कहा जाने पर गर्व है। अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना है। मिजोरम को 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत एक अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। भारतीय संविधान 1986 में 53वें संशोधन के बाद यह भारत का 23वां राज्य बना। मिजोरम साथ ही अरुणाचल प्रदेश राज्य 20 फरवरी 1987 को अस्तित्व में आया। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरथमांगा, राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खा और राज्यपाल हैं BD मिश्रा। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा एडिडास में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुई हैं। इस गठबंधन के साथ दोनों का लक्ष्य देश भर में आने वाली महिला खिलाड़ियों की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए खेल में विश्वसनीयता और समावेशिता को बढ़ावा देना है। मनिका बत्रा कॉमनवेल्थ गेम्स में 2018 में टेबल टेनिस में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। वह इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF विश्व रैंकिंग में महिला युगल में शीर्ष 10 और मिश्रित युगल में शीर्ष 15 में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं और ITTF रैंकिंग में शीर्ष 50 में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ट्रांस यूनियन ने MSME उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम के लिए फिक्की के साथ स्टार्टअप किया है। फिक्की अर्थात फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र, असम और त्रिपुरा में MSME समूह के साथ शुरू होगा और इसका लक्ष्य भारत के प्रमुख MSME समूहों में हजारों MSME तक पहुंचना है। सूक्ष्म ऋण देने के लिए सिविल रैंक और वाणिज्य क्रेडिट रिपोर्ट जैसे MSME ऋणदाताओं के समाधान की पेशकश के अलावा ट्रांस यूनियन सिविल सिडबी के सहयोग से MSME पस जैसी अंतर्दृष्टि रिपोर्ट और MSME क्षेत्र पर बाजार अंतर्दृष्टि के साथ नीति निर्माताओं और उद्योग का समर्थन करने के लिए हालिया आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना विश्लेषण रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। फिक्की की स्थापना सन 1927 में की गई है। मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। फिक्की के महासचिव हैं अरुण चावला। ट्रांस यूनियन सिविल की स्थापना 2000 में हुई है। ट्रांस यूनियन सिविल प्रबंध निदेशक हैं राजेश कुमार और उसके सिविल अध्यक्ष हैं MB नायर। हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट भारत के करोड़पति परिवारों में 2021 में 11% की वृद्धि हुई है। नवीनतम हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या 2020 की तुलना में 2021 में 11% बढ़कर 4,58,000 घरों में पहुंच गई है। कम से कम इंडियन रुपीस की बात करें तो 7 करोड़ यानी कि $1 मिलियन की कुल संपत्ति वाले परिवार को डॉलर करोड़पति घर कहा जाता है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि देश में डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या अगले 5 वर्षों में 30% बढ़कर 2026 में 6 लाख घरों तक पहुंच जाएगी। इस बीच सबसे अधिक करोड़पति वाले शहरों की सूची में मुंबई, उसके बाद दिल्ली और उसके बाद कोलकाता है। यह रिपोर्ट 350 भारतीय करोड़पति यानी $1 मिलियन की निजी संपत्ति वाले व्यक्ति पर किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है।
जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनियां 5वें स्थान पर हैं। डेलॉयट 2022 CXO सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के अनुसार भारतीय व्यवसाय जलवायु परिवर्तन के लिए अपनी चिंता में 5वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार 80% भारतीय अधिकारी 8 महीने पहले केवल 53% की तुलना में जलवायु परिवर्तन पर प्रतिक्रिया देने के लिए दुनिया को एक महत्वपूर्ण बिंदु पर देखते हैं। DTTL ने यह रिपोर्ट जारी की है। DTTL को डेलॉयट ग्लोबल के नाम से भी जाना जाता है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 घोषित कर दिए गए हैं। यह प्रतिष्ठित समारोह 20 फरवरी को आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम मुंबई में आयोजित किया गया था और पिछले साल के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को इस बार के आयोजन में शामिल किया गया था। इस साल दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 ने भारतीय सिनेमा की समृद्धि का जश्न मनाया है और आज़ादी के 75 साल या आज़ादी का अमृत महोत्सव को भी मनाया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, जहां पर जाकर के आप विजेताओं की पूरी सूची देख सकते हैं। कोल इंडिया को मिला है भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार। भारत सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार से नवाजा गया है। कोल इंडिया को यह सम्मान कोलकाता में उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में शामिल मिला है। कंपनी को यह सम्मान ऐसे समय मिला है जब कोल इंडिया ने बिजली क्षेत्र के लिए कोयले की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए पिछले कुछ महीनों में कोयला उत्पादन आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि कर देश में बिजली संकट की स्थिति नहीं आने दी है। इन तमाम मुश्किलों के बीच कोल इंडिया ने अपने कोयला उत्पादन और आपूर्ति को लगातार बढ़ाया है और देश में बिजली पैदा करने के लिए जरूरी कोयले की कमी नहीं होने दी है। परोपकारी बिल गेट्स को पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल-ए-पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है। पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद करने के लिए उनको यह सम्मान दिया गया है। हिलाल-ए-पाकिस्तान देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान के रूप में जाना जाता है। गेट्स एक दिन के पाकिस्तानी दौरे पर हैं। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात की है। उन्होंने राष्ट्रीय कमान और नियंत्रण केंद्र का भी दौरा किया, जो कोविड-19 पर अंकुश लगाने के प्रयासों की देखरेख करता है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका मुख्यालय है रेडमंड, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नडेला और अध्यक्ष हैं जॉन W. थॉमसन। प्रियम गांधी मोदी द्वारा लिखित एक पुस्तक है ए नेशन टू प्रोटेक्ट। इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया है। पुस्तक पिछले 2 वर्षों में कोविड संकट के दौरान PM नरेंद्र मोदी की भूमिका पर प्रकाश डालती है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से केंद्र के नेतृत्व का दस्तावेजीकरण करने के समय और कैसे देश को इस संकट से उबारा है। उनका मानना है कि अ नेशन टू प्रोटेक्ट वास्तविकता का वर्णन करता है, जैसा कि पिछले 2 वर्षों के दौरान सामने आया था। मंडाविया ने PM मोदी का जिक्र करते हुए कहा, हमने देखा है कि जब एक विजन वाला सच्चा नेतृत्व होता है तो क्या होता है। उमा दास गुप्ता द्वारा लिखित रविन्द्रनाथ टैगोर पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर की पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। इस नाम पुस्तक को उमा दास गुप्ता द्वारा लिखा गया है और नियोगी बुक्स पेपर मिसाइल के तहत प्रकाशित किया गया है। बिहार के साकिबुल गनी प्रथम श्रेणी डेब्यू पर ट्रिपल टन हिट करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। रणजी ट्रॉफी में 405 गेंदों में 56 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 341 रन बनाए थे। गनी ने इससे पहले लिए एक क्रिकेट खेला है, जिसमें उन्होंने एक शतक सहित 14 मैचों में 377 रन बनाए हैं। 11 घरेलू T20 में उन्होंने 192 रन बनाए हैं। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेज़बानी मुंबई करेगा। मुंबई भारत 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेज़बानी करेगा। 2023 के लिए IOC सत्र जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इस तरह के पिछले सत्र की मेज़बानी भारत ने वर्ष 1983 में नई दिल्ली में की थी। 2022 में IOC सत्र बीजिंग, चीन में आयोजित किया गया था। नीता अंबानी इस समिति में भारत की प्रतिनिधि हैं। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों से मुंबई को अपनी बोली के पक्ष में ऐतिहासिक 99% वोट मिले, जिसमें 75 सदस्यों ने बीजिंग में आयोजित सत्र में अपनी उम्मीदवारी का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया है। इसका उद्देश्य होता है भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। इसकी थीम थी बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। संयुक्त राष्ट्र ने अपने बयान में उल्लेख किया कि इस वर्ष की थीम बहुभाषी शिक्षा को आगे बढ़ाने और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और सीखने के विकास का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी की संभावित भूमिका को उठाती है।
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस नवंबर 1999 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन द्वारा घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 के अपने संकल्प में इस दिन की घोषणा का स्वागत किया था। वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी का निधन हो गया है। वह इंडियन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख थे। वह अपनी राजनीतिक समाचार रिपोर्टिंग के लिए लोकप्रिय थे। इससे पहले उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स में वरिष्ठ सहायक संपादक, इंडिया टुडे में एसोसिएट रीडर और इंडियन एक्सप्रेस में वरिष्ठ सहायक संपादक के रूप में काम किया था। उन्होंने IIT बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया था और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था। भारत सरकार ने चीन के 54 ऐप पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। सुरक्षा कारणों को मद्देनजर ऐसा किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित किए गए ऐप्स 2020 में भारत द्वारा प्रतिबंधित ऐप्स के रीब्रांडेड संस्करण हैं। फ्री फायर की तुलना अक्सर PUBG से की जाती है। यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय मोबाइल गेम्स में से एक है। सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी की सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने की सरकारी शक्ति प्रदान करता है। यह खंड सरकार को वेबसाइटों को ब्लॉक करने की अनुमति देता है। भारत सरकार ने तेलंगाना के मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 के लिए 2 करोड़ 26 लाख रुपए आवंटित किए हैं। यह महोत्सव 16 फरवरी से 19 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। कुंभ मेले के बाद मेदाराम जतारा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। मेदाराम जतारा देवी समक्का और सरलम्मा के सम्मान में आयोजित किया जाता है। 1998 में इसे स्टेट फेस्टिवल घोषित किया गया था। तेलंगाना में मुलुगु जिले के मेदाराम गांव में पूर्णिमा के दिन माघ फरवरी के महीने में 2 साल में एक बार 4 दिवसीय आदिवासी त्यौहार मनाया जाता है। इस उत्सव का आयोजन तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति द्वारा जनजातीय कल्याण विभाग तेलंगाना सरकार के सहयोग से किया जाता है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिसिलाई सुंदरराजन और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। राजस्थान में मनाया गया है मारू महोत्सव या जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव, जिसे गोल्डन सिटी के मारू महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण गांव में 13 से 16 फरवरी 2022 तक मनाया जाता है। यह 4 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत एक रंगीन भव्य जुलूस के साथ हुई, जिसके बाद मिस पोखरण और मिस्टर पोखरण प्रतियोगिताएं हुई। क्षेत्रीय लोक नृत्य जैसे कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, गैर का प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सालेम मोहम्मद ने इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। सेम टिब्बा जैसलमेर से 42 किलोमीटर दूरी पर में थार रेगिस्तान के खूबसूरत टीलों के बीच त्यौहार मनाया जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। CBSE के अध्यक्ष बने हैं IAS अधिकारी विनीत जोशी। उनको केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह IAS मनोज आहूजा की जगह लेंगे, जिन्हें कृषि और किसान कल्याण विभाग में विशेष कर्तव्य अधिकारी OSD के रूप में नियुक्त किया गया है। मणिपुर कैडर के 1992 बैच के IAS अधिकारी श्री जोशी शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं। वह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के महानिदेशक भी हैं। 2010 में भी उन्हें CBSE अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी। CBSE का हेड ऑफिस है दिल्ली और उसकी स्थापना की गई थी 3 नवंबर सन 1962 को। वित्त मंत्री सीतारमण ने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारका सिक्का लॉन्च किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारका सिक्का लॉन्च किया है। जनवरी में खुदरा महंगाई दर बढ़कर हुई है 6.01%। RBI की तय अधिकतम सीमा को भी किया है पार। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 6% के सहिष्णुता बैंड को मामूली रूप से तोड़ती नजर आ रही है। मुद्रास्फीति, प्रिंट में उछाल, उच्च उपभोक्ता वस्तुओं और दूरसंचार कीमतों के साथ साथ 1 साल पहले तुलनात्मक रूप से कम दर से प्रेरित था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति दिसंबर के पूर्ववर्ती महीने में 5.66% थी। रेलटेल ने वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता है। कंपनी को पट्टिका श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग में वित्तीय जानकारी की तैयारी और प्रस्तुति शामिल हैं। यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया
द्वारा दिया गया जो प्रमुख लेखा निकाय है जो 1958 से इन पुरस्कारों के लिए वार्षिक प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। यह पुरस्कार वित्तीय विवरणों में सूचना की तैयारी और प्रस्तुति में बेहतर मानकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। ICICI बैंक के संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है। यह ICICI बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। भारतीय खनन कंपनी वेदांता भारत में सेमीकंडक्टर्स का निर्माण करेगी, जो कि भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। भारतीय खनन प्रमुख वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम JV बनाने के लिए ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनी होन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप, जिसे फॉक्सकॉन के नाम से जाना जाता है, के साथ करार किया है। वेदांता के गैर कार्यकारी अध्यक्ष अनिल अग्रवाल संयुक्त उद्यम कंपनी के अध्यक्ष होंगे। मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसमें 76,000 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है। फॉक्सकॉन के संस्थापक हैं टेरी गो और फॉक्सकॉन की स्थापना 20 फरवरी सन 1974 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 15 फरवरी को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया गया है ताकि इस मुद्दे पर होने वाली बुराई और इससे निपटने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। यह दिन बचपन के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कैंसर से पीड़ित बच्चों और किशोरों, बचे लोगों और उनके परिवारों के लिए समर्थन व्यक्त करने के लिए एक वैश्विक सहयोगात्मक अभियान है। यह वार्षिक कार्यक्रम 2002 में शुरू किया गया था, जो 5 महाद्वीपों में 93 से अधिक देशों में 176 माता पिता संगठनों, बचपन के कैंसर से बचे संघों, बचपन के कैंसर सहायता समूहों और कैंसर समाजों का एक वैश्विक नेटवर्क है। महान गायक संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया है। वयोवृद्ध गायक और संगीतकार बप्पी लहरी का 69 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। उन्होंने उद्योग में प्यार से बप्पी दा के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 70 से 80 के दशक में कई फिल्मों जैसे चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी में प्रतिष्ठित गाने देने के लिए जाना जाता है। उनका आखिरी बॉलीवुड गाना 2020 की फिल्म बागी 3 के लिए भंकस था। गायक अपनी गोल्ड चेन के लिए जाने जाते थे। उनका असली नाम अलोकेश लाहिरी था। वह 2014 में भाजपा में शामिल हुए थे। 2014 के भारतीय आम चुनाव के लिए उन्हें पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा का उम्मीदवार घोषित किया गया और वे हार गए थे। इसी के साथ अभी हाल ही में लता मंगेशकर, जो कि वो बेहतरीन गायिका थी, उनका भी निधन हुआ था। वो भी संगीतज्ञ थी। डाबर बनी है भारतीय पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली कंपनी, जो कि FMCG के अंतर्गत आती है। डाबर इंडिया पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनी है। इसने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रह, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण करके ऐसा किया है। डाबर ने रीसाइक्लिंग के साथ अपने प्लास्टिक पैकेजिंग उपयोग को पार करने का मील का पत्थर हासिल किया है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन PWM नियम के तहत डाबर की प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पहल 2017-18 में शुरू की गई थी। डाबर ने घरेलू प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के बारे में सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश में एक नया पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा भी की है। डाबर इंडिया के CEO हैं मोहित मल्होत्रा। इसका मुख्यालय है गाजियाबाद में और डाबर इंडिया के संस्थापक हैं SK बर्मन। चलिए चलते हैं आज के प्रश्न पर। ये थी पूरे वीक की करंट अफेयर्स। आशा करते हैं कि आपको हर एग्ज़ाम में इन करंट अफेयर्स के प्रश्नों से निश्चित रूप से कोई ना कोई सहायता मिलेगी। जितने भी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में बप्पी दा जो कि संगीतकार हैं उनका निधन हुआ है, उनका असली नाम क्या था? इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। टॉप 5 कमेंट्स को हम अगली वीडियो में नाम भी लेंगे। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ जो भी चैनल पर नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य दबा लें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर एवरीवन, शेयर एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।